नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक क्रिमिनल अपील नंबर 413 ऑफ 2025 है जो अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 4917 और 2018 की। और यहाँ पर इस जजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफ़ी कमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो जब तक हम इसके फैक्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक हम इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। तो ये फैक्ट्स को देखने के बाद ये पाया गया है कि जो जजमेंट है पूरी तरह से करेक्ट है। इसमें कोई प्रकार की जो इलीगलिटी थी, जैसा कई मीडिया चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स में काफ़ी कमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा एरर नहीं था। अगर हम इसके फैक्ट्स को देखेंगे तो यही समझ में आता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक, और उनकी जो मदर है उन्होंने क्लेम किया था कि जो अपीलेंट हैं वो उनके जो हैं फादर हैं, और इसलिए मेंटेनेंस की जो प्रोसीडिंग्स है जो फैमिली कोर्ट में चलाई गई थी, उनकी जो मेंटेनेंस है वो अपीलेंट से मिलनी चाहिए उनको। और यहाँ पर फैक्ट्स ये थे कि जो रिस्पोंडेंट की जो मदर है उनकी जो मैरिज जो हुई थी 1989 में हुई थी, और जो रिस्पोंडेंट की जो बर्थ हुई थी वो हुई थी 2001 में, और जो रिस्पोंडेंट की जो मदर की जो सेपरेशन थी वो 2003 में हुई थी। तो मींस जो रिस्पोंडेंट की जो बर्थ हुई थी वो वेडलॉक के अंदर हुई थी, 2001 में हुई थी। अब यहाँ पर क्लेम ये किया जा रहा है कि अपीलेंट जो हैं, जो किसी प्रकार से मैरिटल रिलेशन में नहीं रह रहे थे रिस्पोंडेंट मदर के साथ, वो उनकी जो मेंटेनेंस है वो मींस उनसे क्लेम कर रहे थे कि मेंटेनेंस उनसे मिलनी चाहिए। और पहले जो सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी एक फाइल की गई थी, सिविल कोर्ट में भी मैटर गया था, फिर बाद में हाई कोर्ट में भी गया था। हाई कोर्ट ने भी अपीलेंट के फेवर में ही डिसीजन दिया था, और अपीलेंट ने कंसिस्टेंटली डिनाई किया था वो किसी प्रकार से जो है वो रिस्पोंडेंट के जो मदर के साथ कांटेक्ट में नहीं थे। और लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, फाइनलिटी होने के बाद भी, कुछ एक और प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट कर दी थी, वो फैमिली कोर्ट में प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट कर दी थी। अब फैमिली कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी थी कि जो पेटर्निटी को एस्टेब्लिश किया जाए, और उसको हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक पूरी तरह से उन्होंने एरर कमिट किया, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस की पिटीशन तभी, एक तो पहले रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल था वो बार्ड होता है किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि ऑलरेडी जो मैटर है पहले तरह से डिसाइड हो चुका है, फाइनलिटी हो चुकी है। अब फैमिली कोर्ट दोबारा से उसको इशू को रेज कर रही है। और दूसरी ये चीज बताई थी कि जो फैमिली कोर्ट जो है मेंटेनेंस की जो डिक्लेरेशन ऑफ लेजिटिमेसी को तभी, प्रोसीडिंग्स को तभी एंटरटेन कर सकती है जब तक मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हो। तो यहाँ पर क्लेम ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप जो था वो था ही नहीं किसी तरीके से अपीलेंट के साथ, तो ऐसे में जो फैमिली कोर्ट है वो प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन नहीं कर सकती है कि डिक्लेयर करे कि लेजिटिमेसी जो है कि लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए किसी प्रकार की वो प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन नहीं कर सकते। आइए इसके फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और क्या था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर ये कर दिया था कि जो लेजिटिमेसी है वो जो पेटर्निटी को डिटरमाइन करती है, जो कि 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत है, जब तक कि जो प्रिजम्पशन है, क्योंकि प्रिजम्पशन यही माना जाता है 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कि जो भी चिल्ड्रन बॉर्न होंगे वेडलॉक के अंदर वही प्रिज्यूम्ड किया जाएगा कि जो फादर हैं वो उसी चिल्ड्रन के हैं जो इस मैरिज से वो बॉर्न हुए हैं। लेकिन जब तक ये ना साबित कर दिया जाए कि ये जो मींस जो फादर और जो मदर के बीच में नॉन असेस रहा हो, तब तक ये प्रूफ ना किया जाएगा, तो तब तक यही कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी जो चिल्ड्रन जो बॉर्न होंगे वो उन्हीं के होंगे जो जिनके बीच में उनके जो वेडलॉक से जो बॉर्न हुए हैं। अगर ये नॉन असेस प्रूफ कर दिया जाता है तब फिर प्रिजम्पशन है वो रिबूट की जा सकती है, रिबटल की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की रिबटल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो बर्थ हुई थी वो 2001 में हुई थी, और जो सेपरेशन जो हुई थी रिस्पोंडेंट मदर की, और मींस सेपरेशन ही मींस रेस्पोंडेंट की जो मदर है और जो उनके जो फादर है सेपरेट रह रहे थे, 2003 से रह रहे थे।
तो यहाँ से हमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं समझ दिखती है। आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया। तो देखिए, ये जो जजमेंट थी वो अराइज हुई थी केरला हाई कोर्ट के सिंगल जज के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो अपीलेंट ने चैलेंज किया था, क्योंकि अपीलेंट किसी प्रकार के मैरिटल रिलेशन में नहीं थे रिस्पोंडेंट मदर्स पे। तो यहाँ पर ऑर्डर जो जजमेंट थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट में गई थी, तो वहां पर उन्होंने चैलेंज किया था, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपहोल्ड कर दिया था। और फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था वो था 9 नवंबर 2015 का, और मेंटेनेंस जो पिटीशन थी वो रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी। उसमें कहा था कि जो पैटर्निटी और लेजिटिमेसी है वो दोनों अलग हैं, और सिविल कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ओरिजिनल सूट को डिसाइड करे, और फैमिली कोर्ट ही सिर्फ जो है वो डिसाइड कर सकती है मेंटेनेंस और लेजिटिमेसी को। मींस पहले ऑलरेडी जो फेवर डिसीजन था वो सिविल कोर्ट से और हाई कोर्ट से अपीलेंट के फेवर में जा चुका था। मींस हाई कोर्ट के जो डिसीजन था वो ऑलरेडी जो है वो अपीलेंट के फेवर में जा चुका था। अब एक और प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट कर दी थी रिस्पोंडेंट ने। अब यहाँ पर जो फैक्ट्स के ऊपर आते हैं हम। यहाँ पे फैक्ट्स क्या थे कि जो अपील राइज हुई थी, अलका की लॉन्ग ड्रॉन सागा, काफी लंबी जो है बैटल चल रही थी, मल्टीपल राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हो चुके थे, और जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहले मैटर आ चुका था। तो अब यहाँ पर बताया है कि जो फैक्ट्स क्या थे उसको पहले हम देखते हैं। यहाँ पर पहले बताया कि जो रिस्पोंडेंट की जो मदर की जो मैरिज थी वो जिन व्यक्ति का नाम हुआ है वो 1989 के साथ हुई थी, जो फादर हैं, जो लेजिटिमेट फादर हैं रिस्पोंडेंट के। अब ये 1991 में एक डॉटर बॉर्न हुई थी, और रिस्पोंडेंट की जो बर्थ हुई थी वो हुई थी 2001 में। अब बर्थ के बाद जो ओरिजिनल फादर का जो नाम है वो डाला गया था, जो मींस जो मैरिज जिसके साथ हुई थी उन्हीं का जो नाम है वो जो रजिस्ट्रार जो बर्थ ऑफ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कोचिंग के, उनके जो रजिस्टर ऑफ बर्थ में उनका नाम डाला गया था। अब डिफरेंसेस हो गए थे रिस्पोंडेंट 2003 में रिस्पोंडेंट मदर और उनके जो फादर के साथ डिफरेंसेस हो गए थे, वो सेपरेटली रह रहे थे। अब उसके बाद डाइवोर्स पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी, जो फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स था 2006 में डाइवोर्स था वो दे दिया था। अब यहाँ पे बताया कि अब उसके बाद रिस्पोंडेंट मदर जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोचिंग में गई और उन्होंने कहा कि अपीलेंट का नाम जो है डाल दिया जाए। मींस अपीलेंट किसी प्रकार के मैरिटल रिलेशन में थे, कहा कि अपीलेंट का नाम जो है रजिस्टर ऑफ बर्थ के में डाल दिया जाए, और जो फादर जो ओरिजिनल जो फादर है उनका नाम हटा दिया जाए। अब यहाँ पे कहा कि वो साथ में उन्होंने कहा कि उनको वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में रह रही थी अपीलेंट के साथ, जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट की जो बर्थ हुई है। और लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो सिर्फ जो कोर्ट ऑफ लॉ का जो डायरेक्शन है कि उसके बेसिस पे ही वो कर सकते हैं, मींस ऐसे कोई रजिस्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट और उनके मदर ने एक सूट था, ओरिजिनल सूट था, वो फाइल किया था। फर्स्ट एडिशनल म्युनिसिपल कोर्ट थी एर्नाकुलम में। वहां पर डिक्री ये मांगी थी कि डिक्लेयर किया जाए कि जो अपीलेंट जो है वो रिस्पोंडेंट फादर है, और मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जाए कि अपीलेंट एक एप्लीकेशन सबमिट करें जो जिसमें रिस्पोंडेंट का जो फादर का नाम है वो ऐड किया जाए, और मींस रेलेवेंट रजिस्टर में। तो दोनों ने एक सिविल सूट फाइल कर दिया था। रिस्पोंडेंट और उनकी मदर ने एक सिविल सूट फाइल किया था और कहा था कि एक डिक्री दी जाए और डिक्लेयर किया जाए कि जो अपीलेंट है उनके फादर हैं, और साथ में डायरेक्शन दी जाए कि वो एप्लीकेशन मूव करें रजिस्ट्रार कोर्ट में रजिस्ट्रार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोचीन है, ताकि उनका नाम है ऐड किया जा सके। अब साथ में ये भी कहा कि रिस्पोंडेंट मदर ने एक एप्लीकेशन कोड लगाई थी और डायरेक्शन दी थी कि अपीलेंट जो है डीएनए टेस्ट करवाएं, और ताकि वो पैटर्निटी को प्रूव किया जा सके। अब यहाँ पर म्युनिसिपल कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वो 2007 में कि वो पैटर्निटी टेस्ट को मींस डायरेक्शन दे दी थी अपीलेंट के अगेंस्ट में कि वो पैटर्निटी टेस्ट कराएं, लेकिन उसको सब्सटेंशिएट किया था इस ग्राउंड पे कि मैरिटल रिलेशन थे वो रिस्पोंडेंट मदर और अपीलेंट के बीच में, और प्रिजम्पशन जो है 112 की उसे नहीं बीच में लाया जा सकता है। मींस 112 जो प्रिजम्पशन थी उसको यहाँ पर कहा कि जो प्रिजम्पशन ये कही जाती है 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की कि जो भी मैरिज हुई है उसके जो लेजिटिमेट फादर वही होंगे जो जिसके साथ उनकी मैरिज होती है। अगर कोई भी चिल्ड्रन बॉर्न होगा तो वो उसी के वो जिनके साथ लेडी की जो शादी के साथ होती है, मैन के साथ होती है, तो वो जो मैन ही है वो उनके फादर माने जाएंगे, जब तक ये ना साबित कर दिया जाए कि
वो जो उन दोनों की लेडी और जो मैन के बीच में कोई भी प्रकार का नॉन असेस रहा हो, अगर नॉन असेस रहा है तभी वो प्रिजम्पशन जो है उसको विड्रॉ की जा सकती, हटाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये कहा था कि कोर्ट ने यहाँ पे इग्नोर कर दिया कि प्रिजम्पशन जो है वो ड्रॉ नहीं की जा सकती है इसमें। अब यहाँ पे फिर रिस्पोंडेंट ने एक और मेंटेनेंस पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी 125 सीआरपीसी के तहत फैमिली कोर्ट में, और क्लेम किया था कि जो मेंटेनेंस जो है वो अपीलेंट से मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनके बायोलॉजिकल फादर है। और रिस्पोंडेंट ने मेंटेनेंस पिटीशन फाइल की थी मदर के थ्रू से क्योंकि उस समय वो माइनर थे, और उसमें जो रियल फादर है उनको पार्टी नहीं बनाया गया था ओरिजिनल सूट में। तो यहाँ पर कोई भी रियल फादर का कोई रोल नहीं जिनके साथ जो मैरिज हुई थी रिस्पोंडेंट मदर की, मींस जो लीगल जो फादर हैं उनका को पार्टी नहीं बनाया गया था, नॉट मींस लेजिटिमेट जो फादर है उनका पार्टी नहीं बनाया गया था जिनके साथ उनकी मैरिज हुई थी। अब यहाँ पर बताया कि उस ऑर्डर से जो अपीलेंट है वो एग्रीवेट हुए, उन्होंने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, और 2008 में हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन डिस्पोज कर दी और जो म्युनिसिपल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, मींस जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, और डायरेक्शन दी म्युनिसिपल कोर्ट की कि कहा कि डायरेक्शन दी म्युनिसिपल कोर्ट को कि एक जो माननीय कोर्ट की डायरेक्शन आई थी शारदा वर्सेस धर्मपाल की, जिसमें ये कहा गया था कि पैटर्निटी टेस्ट तभी किया जा सकता है जो प्रिजम्पशन है 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर वो डिस्प्लेस कर दी जाती है बाय प्रूविंग नॉन असेस। तो मींस इंडियन एविडेंस एक्ट 112 यही कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब तक नॉन असेस ना रहा हो तब तक यही समझा जाएगा कि जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं वो ही फिर जो फादर हैं जिनके साथ मैरिटल रिलेशन में रह रही है तो वही उनके जो रियल फादर माने जाएंगे, लेजिटिमेट फादर माने जाएंगे। तो अब यहाँ पे कहा कि हाई कोर्ट ने ये फर्दर ये भी नोट किया कि कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकती है पर्सन को कि वो डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन जब ऐसी जो पावर है तभी एक्सरसाइज की जा सकती है जब एप्लीकेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग प्राइम फेशिया केस है वो प्रूव कर दें, कोई मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड में लेकर आए तो यहाँ पर कहा कि इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि किसी प्रकार का जो म्युनिसिपल कोर्ट ने कोई एनालिसिस नहीं किया था, और अपीलेंट ने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल की थी हाई कोर्ट में, और कहा कि करेक्ट लॉ जो था वो कामती देवी वर्सेस पोशी राम के केस में हुआ था, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो डीएनए टेस्ट है वो एक इनसफिशिएंट है, वो कंक्लूसिवनेस 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की जो प्रूफ करने के लिए वो इनसफिशिएंट माना जाएगा, और जब तक स्पाउसेस जो हैं वो असस रह रहे हों एक दूसरे के साथ रह रहे हों तो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन थी वो दूसरे सिविल जज सिंगल जज थे, सॉरी नॉट सिविल जज, सिंगल जज थे, उन्होंने डिसाइड की और अलाउड कर दी थी अपीलेंट की पिटीशन को और डिस्पोज कर दी थी पिटीशन को, जब क्लेरिफाई कर दिया था कि कोर्ट जो है वो परमिट नहीं कर सकती डीएनए टेस्ट को जब तक कोई एविडेंस एड्यूस नहीं किया जाए और ये कन्विंस ना कर दिया जाए कि जो रिस्पोंडेंट मदर है और जो जिनके साथ जो मैरिज हुआ था उनके बीच में कोई नॉन असेस नहीं हुआ था और रिस्पोंडेंट जो है उन्हीं से बॉर्न हुए हैं। और यहाँ पर स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की गई, उसको ऑर्डर को चैलेंज किया गया था लेकिन वो डिसमिस हो गई, कोई ग्राउंड्स नहीं बनता था इंटरफेयर करने का, तो मींस पहली राउंड ऑफ लिटिगेशन यहाँ खत्म हो गई थी, किसी प्रकार से अपीलेंट को यहाँ पर रिलीफ मिल चुका था। अब उसके बाद एक साल के बाद 15 अक्टूबर 2009 को म्युनिसिपल कोर्ट ने भी ओरिजिनल सूट को डिसमिस कर दिया और म्युनिसिपल कोर्ट ने कहा कि कोई रेफर करने की कोई नीड नहीं है पार्टीज को डीएनए टेस्ट के लिए एज ए वैलिड मैरिज, क्योंकि वैलिड मैरिज जो थी वो रिस्पोंडेंट मदर और जिनके साथ शादी हुई थी उनके बीच में सबसिस्ट करती थी जब रिस्पोंडेंट की बर्थ हुई थी। तो मींस जो वैलिड मैरिज के दौरान ही रिस्पोंडेंट मदर और उनके बीच में जो रिस्पोंडेंट की बर्थ हुई थी। और यहाँ पे एम्फसाइज ये किया कि दोनों स्पाउसेस एक ही छत के नीचे रह रहे थे जब डेट ऑफ मैरिज थी 2003 तक, और रिस्पोंडेंट के बाद बर्थ के बाद भी। तो म्युनिसिपल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि रिस्पोंडेंट मदर जो है वो प्रूफ नहीं कर पाई कि उनका और जो जिनके साथ मैरिज हुआ था उनके बीच में नॉन असेस था, और रिस्पोंडेंट जो है वो ऐसे में लेजिटिमेट सन ही माने जाएंगे उनके। अब उसके बाद ये कहा कि 2010 के जब म्युनिसिपल कोर्ट का जो ऑर्डर आया था फैमिली कोर्ट ने भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स पिटीशन को क्लोज कर दिया। तो मींस एक पूरी राउंड ऑफ लिटिगेशन हो चुकी थी, पहले सिविल कोर्ट में गया, फिर मैटर फिर हाई कोर्ट में गया, फिर रिव्यू पिटीशन डाली गई, फिर स्पेशली पिटीशन डाली गई, फिर वापस म्युनिसिपल कोर्ट में
उस मैटर को क्लोज कर दिया गया, मीन्स सूट को डिस्पोज कर दिया, और फिर फैमिली कोर्ट ने भी उस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। अब फैमिली कोर्ट ने एक कंडीशन इंपोज कर दी कि कहा कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को रिवाइवल किया जा सकता है अगर रिस्पोंडेंट मदर जो है अपील और रिवीजन जो है म्युनिसिपल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में ले आते हैं, और अपील और रिवीजन जो है उसके बाद उनके फेवर में अगर आती है तभी वो रिवाइव करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली कोर्ट ने एक अपनी एक डायरेक्शन भी दे दी थी। अब यहाँ पर कहा कि फर्स्ट अपील फिर डाली गई सब जज की कोर्ट में, और म्युनिसिपल कोर्ट का जो ऑर्डर था, अब यहाँ पर फर्स्ट अपील थी वो डिसमिस कर दी, और सब जज ने डायरेक्शन दी थी 3 प्रॉन्ग्स के बीच में कि जो मेंटेनेंस जो पिटीशन थी वो साइन नहीं की थी, कंसेंट लेटर नहीं था कि हस्बैंड ऑफ रिस्पोंडेंट मदर का जो थे, जो हस्बैंड ऑफ रिस्पोंडेंट मदर थे उन्होंने कंसेंट लेटर नहीं दिया था, क्योंकि जब रिस्पोंडेंट जो बॉर्न हुए थे तो उनका किसी प्रकार का स्ट्रेंज मैरिटल रिलेशनशिप रहा था। तो मींस तो यहाँ पर जो हस्बैंड ने कोई प्रकार का कंसेंट लेटर दिया ही नहीं था, जिनके साथ जो डिवोर्स हुआ था उनको कोई कंसेंट लेटर नहीं दिया था। और ना ये दूसरी चीज बात बताई कि रिस्पोंडेंट मदर जो है वो स्पाउसेस के तौर पर रह रहे थे, जब इवन रिस्पोंडेंट बर्थ हुआ था उसके बाद भी काफी समय तक वो रह रहे थे। और लेटर जो प्रोड्यूस किए हैं उसमें ये क्लेम किया था कि यहाँ पर अपीलेंट ने एडमिट कर दिया है कि वो उनके फादर हैं। वो उससे कहा ये प्रूव नहीं किया जा सकता है, ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि अपीलेंट ने लिखे थे, और उस पर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये लेटर्स लेकर आ गई थी कि यहाँ पर ये लेटर्स लिखे थे, उसमें अपीलेंट ने कहा था कि हम यहाँ पर एडमिट किया, तो कोर्ट ने कहा यहाँ ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि लेटर उन्होंने लिखे हैं। और यहाँ पर कहा कि एविडेंस जो था वो इनसफिशिएंट है, वो जिसकी वजह से प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी जो है 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को उसको रिबूट किया जा सके। अब यहाँ पर बताया कि इसके बाद एक RSA भी फाइल की, सेकंड अपील भी फाइल की हाई कोर्ट में, और सब जज के ऑर्डर को चैलेंज किया। अब यहाँ पर भी सिंगल जज ने हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी सेकंड अपील को, और सिंगल जज ने ये हेल्ड किया कि हस्बैंड जो है वाइफ है वो एक ही छत के नीचे रह रहे थे, और नॉन असेस जो है प्लीड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बीच में पूरी अपॉर्चुनिटी थी मैरिटल रिलेशनशिप बनाने की। और फर्दर सिंगल जज ने ये भी कहा कि जो कंक्लूसिवनेस है 112 की, उसको सिर्फ इस लेवल पे नहीं डाइल्यूट किया जा सकता, वाटर डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मदर ने ये सिर्फ कह दिया है कि जो पैटर्निटी जो है वो किसी हस्बैंड के अलावा और किसी के है, और जब हस्बैंड जो है वो पार्टी भी नहीं है इस केस में, तो और ऑर्डर जो था उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया किसी फर्दर प्रोसीडिंग, और वो फाइनलिटी पे आ गया। तो मींस एक और प्रकार की एक लिटिगेशन थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, तो मींस एक और अपील डाली गई, अब उसको भी चैलेंज नहीं किया गया था। अब यहाँ पर कहा सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन, कोर्ट ने उसको फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन ही माना है, क्योंकि वो सब एक ही साइड से ओरिजिनेट्स हुए थे। अब यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन थी कि कुछ सालों के बाद, 4 सालों के बाद, मींस 2000 जब भी खत्म हुआ था, मैटर खत्म हुआ था 2011 में, तो 4 सालों के बाद एक और पिटीशन फाइल कर दी कि इसको रिवाइव मींस मेंटेनेंस पिटीशन को रिवाइव किया जाए। रीजंस ये बताए थे कि रिस्पोंडेंट जो है वो काफी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, और कई सर्जरीज हुई हैं, और मदर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और रिस्पोंडेंट ने ये क्लेम किया था कि जो कोई भी किसी प्रकार की जो मेंटेनेंस जो है वो रियल फादर से उनको जो लेजिटिमेट फादर है उनसे नहीं मिल रही हैं, और मेडिकल और एजुकेशन एक्सपेंसेस के दौरान। और फैमिली कोर्ट ने रिवाइव की मेंटेनेंस पिटीशन को, और अलाउड भी कर दिया कि इम्प्लीड कर सकते हैं पार्टी रिस्पोंडेंट में। और फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि जो फैमिली कोर्ट की अलोन है मींस पावर है कि वो जुरिस्डिक्शन को एडजुडिकेट कर सकते हैं मेंटेनेंस और लेजिटिमेसी ऑफ पर्सन को करने के लिए। और इसलिए जो एक्सप्लेनेशन जो है E और F जो सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट का एक्ट का उसको हाईलाइट किया, और जो ऑर्डर था वो पास किया था म्युनिसिपल कहा कि फैमिली कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ऑर्डर जो पास किया गया था म्युनिसिपल कोर्ट ने, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और फैमिली कोर्ट जो है वो बाउंड भी नहीं है जो अर्लियर ऑर्डर्स जो थे म्युनिसिपल कोर्ट ने जो दिए थे, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन को लैक करते थे। और फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रोसीडिंग 125 जो है वो कंसर्न नहीं है लेजिटिमेसी के ऊपर, और अर्लियर ऑर्डर जो थे सब जज के और हाई कोर्ट के वो इम्पीड नहीं कर सकते फैमिली कोर्ट को कि वो जो पैटर्निटी को अगर वो क्वेश्चन को डिटरमाइन कर रहे हैं तो ऐसे जो ऑर्डर्स आए हैं वो उसकी वजह से फैमिली कोर्ट को अफेक्ट नहीं होगा।
और इस ऑर्डर को, फैमिली कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया अपीलेंट ने और हाई कोर्ट में क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन थी वो फाइल की। अपीलेंट ने कंटेंशन ये दी कि रिस्पोंडेंट जो है वो इंटाइटल नहीं है रिवाइवल ऑफ मेमो जो फैमिली कोर्ट ने जो दिया था 2010 का, और इसमें इम्पोज किया था कि वो रीओपन कर सकते हैं। अपीलेंट ने कंटेंशन दी कि ओरिजिनल सूट जो है जिसमें डिक्लेरेशन की गई थी पैटर्निटी की और ऑर्डर आया था वो ऑलरेडी फाइनलिटी पे आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने डिसाइड कर दिया, उसको री एजिटेट नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी 2018 में और उसमें ये कहा कि लेजिटमेसी या जो बर्थ की वो इररेलेवेंट है जब राइट ऑफ द चाइल्ड जो है वो कंसीडर किया जा रहा है और उसे मेंटेनेंस जो बायोलॉजिकल फादर से लेनी हो तो। और प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटमेसी जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकती किसी प्रकार की इंक्वायरी को जब ट्रू पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड को एस्टेब्लिश करना हो। और पैटर्निटी और लेजिटमेसी यहाँ पर डिफरेंट स्पेस में यहाँ पर कंसीडर किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि लेजिटमेसी अलग है, पैटर्निटी अलग है। और डिक्लेरेशन ऑफ लेजिटमेसी जो है जो सिविल कोर्ट ने डिसाइड किए थे वो उससे रोक नहीं सकता जो फैमिली कोर्ट अगर पैटर्निटी को एस्टेब्लिश कर रहा हो जब मेंटेनेंस को डिटरमाइन करना हो। तो इसलिए सिविल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो लैक करती है, उनके पास पावर नहीं है लेजिटमेसी को रिस्पोंडेंट को डिसाइड करते समय, जो कि एक फैमिली कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। और अपीलेंट ने यहाँ पर अपील थी वो फाइल की, दोनों ने यहाँ पर अपनी कंटेंशंस थी वो रेज किए। और अब यहाँ पर कोर्ट ने अपने इश्यूज ये लेकर आए, कोर्ट ने यहाँ पर इश्यू डिटरमाइन किए क्या जो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटमेसी है अगर उसे डिस्प्लेस नहीं किया जाए तो क्या वो पैटर्निटी ऑफ द लॉ डिटरमाइन कर सकती है। दूसरा बताया कि सिविल कोर्ट के पास क्या जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल सूट को डिसाइड करने की, और फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि वो रीओपन कर सकती है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को। और सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन जो है क्या वो बैरिड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेडुकेटा। देखो प्रिंसिपल ऑफ रेस जेडुकेटा सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि कोई भी एक प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हो उसको दोबारा से रीओपन नहीं किया जा सकता। एक रेसिड्यू काटा होता है, एक कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा होता है, वो यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और एक यहाँ बताया एनालिसिस ये था इश्यू नंबर 1 का, डिस्प्लेसिंग द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी एंड परमिटिंग अ डीएनए चाइल्ड। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इशू ये था कि ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन आती है लेजिटिमेसी की, उसको डिस्प्लेस किस तरह से किया जा सकता है और किस सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट जो है वो डीएनए टेस्ट के ऑर्डर दे सकती है। यहाँ पे अपीलेंट ने आर्ग्यू किया गया था कि जो प्रिजम्पशन जो है वो कंक्लूसिव है और जब तक उसको रिवर्ट नहीं किया जाए किसी एविडेंस द्वारा, और ये वो एविडेंस ये दर्शाए कि नॉन असेस्ड था स्पाउसेस के बीच में जब चाइल्ड जो है बिगॉटन हुए, मींस चाइल्ड की जब बर्थ हुई, और जब नॉन असेसी जब स्टैब्लिश कर पाओगे तभी कोर्ट जो है वो डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दे सकती है। अपीलेंट ने फर्दर ये आर्ग्यू किया कि डीएनए जो है वो एक इनोसेंट चाइल्ड को मींस अगेंस्ट में जाएगा और वायलेट करेगा और उसकी जो राइट ऑफ प्राइवेसी और डिग्निटी ऑफ द पर्सन जो इन्वॉल्व है। और फर्दर ये कोर्ट में कहा कि डीएनए टेस्ट जो है वो स्पैरिंगली के लिए ऑर्डर देना चाहिए, ना कि रूटीन मैनर पे। और एक साइटेड जजमेंट थी वो साइट की थी अपर्णा अजिनकिया फिरोडिया वर्सेस अजिनकिया अरुण फिरोडिया की, अशोक कुमार वर्सेस राजगुप्ता और गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। अब रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर आर्ग्यू किया था कि एक पॉजिटिव फाइंडिंग थी कोर्ट की जो कि डिसाइड की लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी प्रूव करने की फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। फर्दर रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया कि कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया था डीएनए टेस्ट, कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया डीएनए टेस्ट क्योंकि ये चाइल्ड के इंटरेस्ट पे था, ताकि वो पता चल सके चाइल्ड को कि कौन इसके बायोलॉजिकल फादर है। और इसके रिगार्डिंग में उन्होंने भी कुछ जजमेंट्स थी उस पर साइड किया। अब यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हम कंसिडर करते हैं जो इश्यूज थे वो 2 प्राइमरी प्रोलॉन्ग्स के थे, क्या डिफरेंस क्या है लेजिटिमेसी और पैटर्निटी पे, और कॉन्सिक्वेंटली जो सर्कमस्टांसेस जो हैं क्या किस सर्कमस्टांसेस पे जो प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी को उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है और एक इंक्वायरी के लिए परमिट किया जा सकता है कि पैटर्निटी के लिए। और बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जब बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट को एक्सरसाइज किया जाता है और तब क्या नीड क्या होती है और इवेल्युएट करना होता है डीएनए टेस्ट की नीड को। अब पार्ट 1 को उन्होंने होल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि डिस्प्लेसिंग द नोशन ऑफ द लेजिटिमेसी। यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया था कि लेजिटिमेसी और पैटर्निटी जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो लेजिटिमेसी है वो रूट लॉ की जड़ों में है और लेटर जो है वो साइंस के अंदर रूट है, मींस
लेजिटमेसी को लॉ का पार्ट बता दिया, पैटर्निटी को कहा कि वो साइंस का पार्ट है। और यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट ने अपना व्यू को अपहेल्ड किया था और ये परमिट किया था कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को रिवाइव किया जा सकता है, जो इंक्वायरी जो है वो पैटर्निटी के ऊपर हो, लेजिटमेसी के ऊपर ना हो। तो अब यहाँ पर कहा कि हम यहाँ एग्री करते हैं साइंटिफिकली और टेक्निकली, लेजिटमेसी चाइल्ड मतलब ये होता है कि जो चाइल्ड जो बॉर्न होता है, एक वैलिड मैरिज अगर वो सबसिस्ट कर रही हो दोनों पार्टीज के बीच में, और ये जरूरी नहीं कि जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है पेरेंट्स पर्सन्स का मैरिज में हो, मींस बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द पर्सन इन द मैरिज। तो हमारे व्यू में ये पॉसिबल है और इजिली हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं इस जो सिचुएशन अराइज होती है जब एक पॉस्टुलेशन एक लीड किया जाता है कि एक टेक्निकल सेंस में, और जो टर्म्स जो है लेजिटमेसी और पैटर्निटी जो है वो उनके डिफरेंट मीनिंग्स है। अब क्वेश्चन ये अराइजेज होता है कि क्या लॉ इजाजत देता है, कंटेम्पलेट करता है इस प्रकार की डिफरेंशिएशन को, और इस पर आंसर को देखने के लिए हम लेजिटमेसी और पैटर्निटी को ग्लोबली देखते हैं, जो कि फॉलोड की गई थी इंडिया में भी इस एनालिसिस को। अब यूके की जजमेंट थी उसके ऊपर बताया है, उसमें क्या कहा है और उस जजमेंट्स क्या कहती हैं, और एक कहा कि एक फैमिली लॉ रिफॉर्म्स था, वो एक्ट पास हुआ था 1969 में, और फैमिली लॉ रिफॉर्म्स था 1987 में पास हुआ था। अब यहाँ पर उसमें ये बताया था कि जो लेजिस्लेशन ने एम्पावर्ड किया था कोर्ट्स को कि एक पैटर्निटी टेस्ट को डिटरमाइन किया जा सके बायोलॉजिकल फादर ऑफ चाइल्ड बिना किसी गार्डियंस की कंसेंट के, और वहां पर ये बताया कि कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में कि डिक्लेरेशन पे कि क्या जो पर्सन जो है पेरेंट है अनदर पर्सन का, तो कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकती है इस एप्लीकेशन अगर ये पता चलता है कि एप्लीकेशन जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट पे नहीं है। और अब यहाँ पे बताया कि जो इंग्लैंड में जो प्रेजम्पशन यही थी कि जो लेजिटमेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है उस डेट पे, और ये भी कहा है कि रिबर्टेड तभी की जा सकती है जब वो क्लेम किया जाता है कि नॉन असेस है और एविडेंस से प्रूव कर दिया जाए, और वहां पे जो एविडेंस है वो सिंपल बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर एस्टेब्लिश किया जाता है। तो मींस वेट की देखा जाता है कि कौन सा किसका ज्यादा वेट है, तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज अलग है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीज अलग है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज अलग है, और क्लेम्स ऑफ इनफिडेलिटी और अडल्ट्री जो है वो इनसफिशिएंट होता है वो प्रूव करना कि प्रेजम्पशन ऑफ लेजिटमेसी को प्रूव करने के लिए इनसफिशिएंट माना गया है। मींस अगर कोई इनफिडेलिटी और ये प्रूव कर देते हैं इंग्लैंड में कि अडल्ट्री है, तब भी ये कहा कि ये इसको इनसफिशिएंट माना गया इंग्लैंड में भी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये बताया कि वहां पे कई स्टेट्स हैं, और कहा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्यू अपॉर्चुनिटीज थी वो डिस्कस की थी मैरिटल प्रेजम्पशन पे, और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी डील किया था कि रेस्पोंडेंट ने यहाँ पर क्लेम किया था, एक केस हुआ था जिसमें रेस्पोंडेंट ने क्लेम किया था कि बायोलॉजिकल फादर हैं चिल्ड्रन के, और जो ये जब कंसीव तभी हुआ था जब मैरिज सबसिस्ट कर रही थी अपीलेंट्स के बीच में, लेकिन कैलिफोर्निया एविडेंस कोड परमिट करता था डीएनए जो रिजल्ट्स हैं उसे एविडेंस के तौर पे एडमिट किया जा सकता है कि जो डिटरमाइन करती है पैटर्निटी को। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि जो लॉ है वो रिटेन करता है, एक स्ट्रॉन्ग बायस होता है अगेंस्ट द रूलिंग जो चिल्ड्रन जो है मैरिड वुमन जो इलेजिटिमेट होती हैं। तो यहाँ पर कहा कि न्यू लेजिस्लेशन जो एलिमिनेट हुआ था लीगल डिफरेंशिएशन बिटवीन लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के बीच में, तो यूनिफॉर्म पेरेंटेज एक्ट 1973 प्रोमलगेट हुआ था। उस एक्ट में बताया अमेंडमेंट आई थी 2002 में और 2017 में, और एक्ट ने फर्दर इनकॉर्पोरेट किया था कि जो प्रेजम्पशन ऑफ पैटर्निटी का उसमें ये देखना होता है कि जो मैरिज जो है वो प्रिज्यूम्ड फादर मदर में एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ होनी चाहिए, और मैरिज जो है वो टर्मिनेटेड जो है नो मोर देन 300 डेज प्रायर टू द चाइल्ड बर्थ। मींस 300 दिन के अंदर अगर हो जाती है तो चाइल्ड बर्थ का वही फादर को प्रिज्यूम किया जाएगा, और फादर प्रिज्यूम्ड जो प्रिज्यूम फादर है और मदर जो है अगर मैरिड होती है चिल्ड्रन बर्थ के तभी ये प्रिज्यूम किया जाएगा, और ओनली वन फादर जो है वो मैरिटल प्रिजम्पशन को ट्रिगर कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे कहा कि सारी स्टेट्स ने वो रिकॉग्नाइज किया है, और एटलीस्ट रिबर्टेबल प्रिजम्पशन यही थी कि जो चाइल्ड जो बॉर्न होगा विद इन द मैरिज वो ही चाइल्ड होंगे हस्बैंड का, वही चाइल्ड हस्बैंड का माना जाएगा। लेकिन सर्कमस्टांसेस को रिब्यूट कर दिया गया है, मतलब सर्कमस्टांसेस को लिमिट कर दिया है जिसमें वजह से रिबोट किया जा सके। कई स्टेटों ने यही ग्रांट किया कि बायोलॉजिकल फादर का ही राइट है रिबूट करना प्रिजम्पशन को और एस्टैब्लिश करना जो
इस चाइल्ड के साथ रिलेशन था। कोर्ट्स ने अदर स्टेट्स में ये अप्लाई किया था। मैरिटल प्रिजम्पशन जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट एनालिसिस के ऊपर है और उस ऐसे प्रिजम्पशन को रिवर्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो चाइल्ड के इंटरेस्ट में है। तो वहां पे कई स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग अपने अपने लॉस हैं और यहाँ पर दोनों के कंक्लूजन में यही निकल रहा है कि जो स्ट्रांग बायस था वो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के अगेंस्ट में था। मींस एक स्ट्रांग बायस था वो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के ऊपर है और बहुत जुरिस्डिक्शन में यही बताया था कि स्ट्रांग प्रोविजन जो गवर्न करते थे प्रोसीजर जो डीएनए का ऑर्डर टेस्ट पे, जब लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है वो चैलेंज की जाती है। और यहाँ पे यही साथ में ये भी कह दिया था कि प्रिजम्पशन जो है वो मोल्ड किया जाता है जो फाउंडेशन ऑफ दोज प्रोविजंस और उसे डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कि एलिगेशन लगा दिया जा, सस्पिशन के शक के तौर पे उसको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट जो है डीएनए टेस्ट तभी ऑर्डर करती है जब कोई कॉग्निटिव और रिलायबल एविडेंस जो है वो सामने समक्ष लाया जाए और प्रूव किया जाए इलेजिटिमेसी से, और जो टेस्ट जो होगा वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड पे होगा। और पोजीशन ऑफ मलेशिया का भी बारे में बताया यहाँ पे कई तीनों जजमेंट्स करने के बाद। अब पोजीशन ऑफ इंडिया पे आते हैं। अब यहाँ पे कहा कि कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि ग्लोबली ये क्लियर कर दिया कि थ्योरेटिकल डिफरेंस है पैटर्निटी और लेजिटिमेसी को उस एक्सटेंट पे एक वेन डायग्राम जो है पैटर्निटी और लेजिटिमेसी का। लेजिटिमेसी से कहा कि इंडिपेंडेंट सर्कल नहीं है बल्कि पैटर्निटी के को इंटॉम्ड करती है आफ्टर जो पोजीशन है पैटर्निटी और लेजिटिमेसी की कई फॉरेन जुरिस्डिक्शन आए। तो ये जरूरी हो जाता है कि इवेल्युएट किया जाए पोजीशन के इंडिया में जो एक यूनिक फैक्चुअल मैट्रिक्स है इंस्टेंट अपील के। और इंडियन कोर्ट्स ने भी अब यहाँ पर सेक्शन 112 के बारे में बताया है कि क्या कहता है 112 का। अब लैंग्वेज थी ये प्रोविजन की, ये साफ क्लियर कर देती है कि जो स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है हस्बैंड ही वो फादर है चाइल्ड के जो बॉन्ड हुए हैं जो सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। तो सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि जो कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेसी का वो इक्विवेलेंट है पैटर्निटी का और इस प्रिंसिपल को किसी अनवारंटेड इंक्वायरी द्वारा जो इंक्वायरी नहीं की जा सकती जो पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड के लिए। और प्रिजम्पशन जो है वो हमेशा लेजिटिमेसी के फेवर में रहेगा। बर्डन जो उसी पर्सन के ऊपर आएगा जो असर्ट करेगा इलेजिटिमेसी को कि ये प्रूव किया जा सकता है कि नॉन असेस द्वारा ही अगर प्रूव किया जा रहा है तो बर्डन उसी पर्सन के ऊपर आएगा। और वेल एस्टेब्लिश्ड ये है कि असेस और नॉन असेस जो है सेक्शन 112 का उसमें पार्टी को प्रूफ नहीं करना होता। नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव है पार्टी के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ऐसे प्रूफ नहीं करना है उनको। मींस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं करना कि उनका किसी प्रकार का रिलेशन नहीं था और चाइल्ड जो है वो बर्थ हुई है। असेस जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपॉर्चुनिटी के मैरिटल रिलेशन के ऊपर आधार है। यहाँ पर कहा कि असेस जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपॉर्चुनिटी है जो मैरिटल रिलेशन है। सिंपली यहाँ पर कहा इस सिनेरियो पे जो पार्टीज जो है नॉन स्पीकिंग टर्म्स में ये कहा कि अगर इंगेज है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में और डिफरेंट हाउसेस पे रह रहे हैं सेम विलेज पे तो ये नेसेसरी नहीं है प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसे में जो पॉसिबिलिटी नहीं है स्पाउसेस की कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपने आप को एंगेज कर सके मैरिटल रिलेशंस पे। नॉन असेस का मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबिलिटी नॉट मेयर इनएबिलिटी। यहाँ पर दोनों डिफरेंस का मतलब बता दिए कि नॉन असेस का मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबिलिटी हो गया। मींस नॉन असेस का मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि इनएबिलिटी। मींस स्पाउसेस का मैरिटल रिलेशन जो है वो होना चाहिए ईच अदर के साथ। और पर्सन जो रिबोट कर रहा है प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी को पहले ये असर्ट करना चाहिए कि नॉन असेस है इन दोनों के बीच में और जो एक एविडेंस द्वारा सब्सटेंशिएट किया जाना चाहिए। तो नॉन असेस का मतलब यही हो गया इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर इस केस में भी ये था कि इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ पर क्योंकि 2001 में बर्थ हुई थी, 2003 तक सब साथ ही रह रहे थे। तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का वर्ड यहाँ पर वर्ड नहीं नॉन असेस आ सकता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर कोर्ट ने डिटेल जजमेंट्स को एनालाइज किया है। यहाँ पर गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट्स थी, उसका भी यहाँ पर फॉलोइंग प्रिंसिपल पैरामीटर्स था कि रेस किया गया था डीएनए टेस्ट जो है फॉर द पर्पस ऑफ 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के जहाँ पर बताए हैं और ये प्रिंसिपल्स थे वो कई दूसरी जजमेंट्स पे भी फॉलो किया था। अब यहाँ पर इस एडमिटेड फैक्ट ये था कि रिस्पोंडेंट मदर जो है जो रिस्पोंडेंट जो है वो बर्थ हुई थी 2001 में और मदर और उनके जो फादर जो कि मैरिड थे और मैरिज जो थी 1989 में हुई थी और दोनों ने क्वेश्चन नहीं किया था किसी प्रकार की वैलिडिटी ऑफ मैरिज को और वो दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे 2003 तक और फिर बाद में 2003 के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि सेपरेट हो जाना चाहिए।
और रिस्पोंडेंट मदर और जो फादर का असेस था एक थ्रू आउट द मैरिज पे, और कंक्लूजन जो थी वो इस सारी कॉन्करेंट फाइंडिंग्स जितनी भी कोर्ट्स इन्वॉल्व हुई हैं उसमें मल्टीपल स्टेज ऑफ लिटिगेशन में यही अराइव हुआ है। अगर ये अज्यूम भी कर लिया जाता है रिस्पोंडेंट मदर का रिलेशंस थे अपीलेंट के साथ मैरिज पे, तो और रिस्पोंडेंट की जो बर्थ हुई है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता है कि डिस्प्लेस कर दिया जाए इस प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी को। ओनली थिंग एलिगेशन ये आती है कि जब साइमल्टेनियसली अगर असेस भी हो रहा है रिस्पोंडेंट मदर का बाय अपीलेंट और उनके जो हस्बैंड थे, तो यहाँ पर क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि एडिशनल असेस और मल्टीपल असेस का मतलब ये नहीं होता कि जो असेस है उसको नेगेट कर दिया जाए जो स्पाउसेस के बीच में, और जो नॉन असेस इसमें प्रूफ हो जाता है। इसमें ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अगर एडिशनल असेस भी हो रहे हैं, मल्टीपल असेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि असेस को नेगेट कर दिया जा रहा है और नॉन असेस है वो प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी मैंडेट यही था कि रिस्पोंडेंट जो है वो उसको भी यही समझा जाएगा कि वो जो प्रिज्यूम्ड है वो जो जिनके साथ उनका मैरिज हुआ था उन्हीं के ही सन को प्रिज्यूम्ड किया जाएगा, क्योंकि हमारे कंसीडर ओपिनियन में जो चैलेंज जो रेज किया गया था हाई कोर्ट में पेटर्निटी और लेजिटिमेसी, वो जो डिस्टिंक्ट हैं और इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक मिस्ड डायरेक्टेड नोशन था उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट का जो व्यू था कि पेटर्निटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट है कॉन्करेंट फाइंडिंग्स के, और रिगार्डिंग द लेजिटिमेटी ऑफ द चाइल्ड को उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ फिर दूसरा पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ द इंटरेस्ट और एमिनेंट नीड फॉर ए डीएनए टेस्ट। यहाँ पर कहा कि रेस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया था कि ये बेस्ट इंटरेस्ट पे है कि अपीलेंट जो है वो डीएनए टेस्ट जाए, और राइट टू नो जो है ट्रू पेरेंटेज का, और जो एक्यूट राइट्स जो एमिनेट हो रहे हैं जैसे कि मेंटेनेंस जो राइट्स हैं, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था इस व्यू पे, और ये नोट किया था कि नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी टू ब्रांड द चाइल्ड एज लेजिटिमेट, द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर कहा कि ये सोसाइटी में ये इंटरेस्ट में नहीं जाएगा कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है, बल्कि ये इंटरेस्ट चाइल्ड के इस इंटरेस्ट पे जाएगा कि वो चाइल्ड को पता चल जाएगा कि वो उनके बायोलॉजिकल फादर कौन है, और ताकि वो मेंटेनेंस जो है वो ले सके। इस पेक्युलर सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट ने एक बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट को एक्सरसाइज किया था, और जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, और डिसाइड ये किया था कि एमिनेंट नीड क्या है डीएनए टेस्ट की। और ये कोर्ट ने कहा कि ये सिंपली इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के ये प्रिटेंड नहीं करता है जो कि रिस्पोंडेंट है, बल्कि इंटरेस्ट ऑफ द अपीलेंट के अगेंस्ट को भी देखना होगा जरूरी है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया कि चाहे सोसाइटी के अगेंस्ट में है, बेशक सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, लेकिन ये चाइल्ड के इंटरेस्ट पे जाएगा कि चाइल्ड को पता चल जाएगा कि उनके बायोलॉजिकल फादर कौन है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये तो देख दिया कि बायोलॉजिकल फादर कौन है, लेकिन यहाँ पर अपीलेंट का इंटरेस्ट नहीं देखा। यहाँ पर अपीलेंट के इंटरेस्ट को भी देखना जरूरी है, और यहाँ पर कोर्ट्स जो हैं और जो राइट टू प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और राइट ऑफ प्राइवेसी और डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा जो आ रहा है और डिक्लेयर किया जाएगा इलेजिटिमेट का, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हार्म करेगा। और कोर्ट्स जो है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट को असेस करे, और ताकि पता, और नोइंग जो बायोलॉजिकल फादर को देखते समय, और ये साथ में ये भी देखे कि नीड, एमिनेंट नीड क्या है डीएनए टेस्ट की। और फिर एक पार्ट डिस्कस किया राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू डिग्निटी। अब यहाँ पर कहा कि जो डाइवर्जिंग पाथवेज थे प्रेजेंट एनालिसिस पे, और एक जजमेंट आई थी पुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो 9 बेंच की थी, उसमें ये बताया था कि जो प्राइवेसी जो है वो कॉन्कमिटेंट है, मीन साथ साथ चलता है राइट टू इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज कंट्रोल करता है अपनी पर्सनैलिटी को, और प्राइवेसी जो बताया है वो प्रिजर्व करती है पर्सनल इंटीमेसीज को, सैंक्टिटी ऑफ द फैमिली लाइफ को, मैरिज को, प्रोक्रेनेशन को, होम को, और जो ओरिएंटेशन है उनकी। और साथ में बताया कि जो प्राइवेसी जो है वो कनोट्स करती है राइट टू द लेफ्ट अलोन, और कोरोलरी टू दी सेफगार्डिंग द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को। तो यहाँ पर उस जजमेंट के कंटेंट से रेज किए, और यहाँ पर कहा कि जब इंक्वायरी को जब परमिट किया जा रहा था, परमिट किया जाता है कि पर्सन्स की पैटर्निटी को एस्टेब्लिश किया जाए डीएनए टेस्ट से, तो पहले हमें देखना जरूरी है कि एक जो प्राइवेसी को तो नहीं इन्फ्रिंज किया जा रहा है,
और यहाँ पर कोर्ट्स को पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि वो सेटिस्फाई कर ले कि जो थ्रेशोल्ड जो है 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। और वन ऑफ द कंडीशन अगर फेल हो जाती है इसमें, तो इसमें अनवारंटेड इन्वेजन होगी प्राइवेसी को और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर कोई जजमेंट्स आई थी X2 वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली की, तो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू डिग्निटी जो है इंटरवाइंड होती है राइट टू प्राइवेसी में। तो इस मीन्स जो पर्सन जो है वो अपना राइट टू प्राइवेसी है वो एक्सरसाइज कर सकता है ताकि वो अपनी राइट टू डिग्निटी और वाइस वर्सा बचा सके। और फोर्सफुली पर्सन को कहना कि डीएनए टेस्ट करें, तो इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेट लाइफ है वो टू स्क्रूटनी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो स्क्रूटनी है वो कंसर्न करती है मैटर ऑफ इनफिडेलिटी, वो हार्श भी हो सकती है और पर्सन की जो रेपुटेशन है और स्टैंडिंग है सोसाइटी में वो हार्म हो सकती है। तो इससे अफेक्ट पड़ेगा पर्सनल की सोशल प्रोफेशनल लाइफ को और उनकी मेंटल हेल्थ को भी। तो यहाँ पर एक कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट जो पर्सन का जो राइट है, पूरा राइट है कि वो अपने सर्टेन एक्शंस हैं वो अपनी डिग्निटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके और रिफ्यूज भी कर सकता है डीएनए टेस्ट को। तो यहाँ पर बाद में बताया कि जो कंसर्निंग लेजिटिमेसी है, तो यहाँ पर चाइल्ड की डिग्निटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और विद इन द लाइंस ऑफ द फायर है। लेकिन इंस्टेंट केस में यहाँ पर चाइल्ड जो है वो मेजर है और वॉलंटरी सबमिट कर रहा है कि टेस्ट के लिए, तो ये यहाँ पर बताया कि ही इज नॉट ओनली स्टेक होल्डर है जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनका रिजल्ट पे, और अफेक्ट और सोशल स्टिग्मा जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड का वो पेरेंट्स लाइफ पे भी आएगा। और इसमें साथ में अपीरेंट्स की राइट ऑफ प्राइवेसी और डिग्निटी है उसको भी कंसीडर करना जरूरी है। और रिस्पोंडेंट जो ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, सन है, जो उनके जो फादर हैं, जो जिनके साथ उनकी जो मैरिज हुई थी जो मदर की, उसके ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है वो लेजिटिमेट सन है। और इस प्रकार की जो फिशिंग इंक्वायरी है वो जुडिशियल प्रोसेस का यूज करते समय वो एक अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा और टारगेट करेगा, इससे अपीलेंट की रेपुटेशन को भी टारगेट होगा। और रिस्पोंडेंट को सब यहाँ पर पता भी है कि हु इज द फादर एज पर द लॉ, यहाँ पर रिस्पोंडेंट को पता भी है वो कौन उसके जो फादर हैं। और यहाँ पर साथ में ये भी बताया कि जो अदर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स स्पेशली वुमेन, जो यहाँ पर एस्पिरेशंस मैरिड वुमेन की चरित्र के ऊपर आएगी, तो इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन, स्टेटस और डिग्निटी भी डैमेज होगी सोसाइटी पे। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ इस केस में रिस्पोंडेंट मदर जो है वो एक्टिवली एसोसिएट हैं प्रोपेगेंडा जो वेक्सिटियस लिटिगेशन को प्रोपोगेट कर रही हैं। और सिर्फ एक रीजनेबल पर्सन ही कहा है कि इमेजिन कर सकता है कि रिपरकशंस क्या आएंगे चिल्ड्रन के ऊपर अगर वो डिसरिगार्ड कर रही हैं सेंटिमेंट्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ देयर मदर। ऐसे में मतलब क्या रिपरकशंस आएंगे जब जो सेंटिमेंट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी मदर के ऊपर और इनिशिएट प्रोसीडिंग्स कर रही हैं जिसमें डिक्लेयरिंग ऑफ द पैटर्निटी। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसमें। और यहाँ पर फिर बताया कि लॉ जो है वो परमिट करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को, पर्सन्स प्राइवेट लाइफ को, और पार्टीज को अलाउ करता है कि वो अपने एविडेंस लेकर आए और प्रूव करें नॉन असेस को जो डिसलॉज कर सके प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी को। और अब किसी लॉ प्रोवाइड करता है एक मोड की एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कि मोड जो है उस मोड को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि एविडेंस जो सबमिट किया है वो रिबर्ट नहीं कर रहा प्रिजम्पशन को, तो कोर्ट जो है ऐसे में जो परमिट नहीं कर सकती है किसी पर्सन लाइफ को डीएनए टेस्ट करने के लिए। तो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स थी वो यहाँ पर यही बताई गई थी। और इमीडिएट नीड ऑफ डीएनए टेस्ट के बारे में भी डिस्कशंस किया था यहाँ पे, और कई जजमेंट्स थी, वो सारी जजमेंट्स को भी यहाँ पर कोर्ट ने कहा एप्लीकेबल नहीं है इसमें। अब यहाँ पर कहा कि इस केस में हम यह होल्ड नहीं कर सकते कि इनसफिशिएंट एविडेंस नहीं आया था यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी को, क्योंकि यहाँ पर कहा कि ये एक इनसफिशिएंट एविडेंस था जिसकी वजह से एक कंक्लूजन आ गया था प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी को। रिस्पोंडेंट मदर ने एक सर्टेन लेटर्स थे वो रिकॉर्ड में लाए थे, उन्होंने कहा था ये लेटर्स जो अपीलेंट में दिए थे वो उसमें अपीलेंट ने खुद एडमिट किया था पैटर्निटी को। अब यहाँ पर कहा कि ये अनरिलायबल है, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता कि अपीलेंट ने ही लेटर्स लिखे हैं, क्योंकि रजिस्टर ऑफ बर्थ जो है कोची का वो क्लियरली रिकॉर्ड किया गया, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट का जो रियल फादर है उनका नाम रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ये जो कंटेस्ट किए गए हैं
अगर इट इज अनकंटेस्टेड कि रिस्पोंडेंट मदर और जो फादर जो है रियल फादर हैं वो लेजिटिमेट फादर हैं वो रिसाइड कर रहे थे, तो जो कि एक वैलिड और सबसिस्टिंग मैरिज थी जब रिस्पोंडेंट जब पैदा हुए थे, मींस कंसीव्ड हुए थे। तो नावर कंसिडर ओपिनियन में ये एक एम्पल एविडेंस था जो प्रिज्यूम करता है लेजिटिमेसी को, और एब्सोल्युटली कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आता कि यहाँ पर प्रिजम्पशन क्यों नहीं अप्लाई करनी चाहिए, क्यों अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस सारी चीजों को डिटेल एनालाइज करने के बाद बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट था जो मैंडेट करता था डीएनए टेस्ट का, उसने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनेटली एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा अपीलेंट को और रिस्पोंडेंट मदर को, और बेशक इसमें कोई एमिनेंट नीड नहीं थी डीएनए टेस्ट की कोई एमिनेंट नीड नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि ये एविडेंट है कि हाई कोर्ट ने एरर की थी, और इसमें होल्ड किया कि रिस्पोंडेंट लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो होगा वो पता चलेगा कि वो जो ये रियल फादर कौन है। तो ये आउटवेट्स करेगा ये पता लगाने के लिए कि रिस्पोंडेंट का जो रियल फादर कौन है। तो कोर्ट ने कहा ये इन्फ्रिंजमेंट होगी राइट टू प्राइवेसी ऑफ डिग्निटी को। अब यहाँ पर दूसरा इशू डिसाइड किया था जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट का। अब कहा कि क्या सिविल कोर्ट की पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं लेजिटिमेसी को, जब फैमिली कोर्ट्स ने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बताई थी, और फैमिली कोर्ट क्या बाउंड है बाय सेल्फ इम्पोज्ड कंडीशन से। और यहाँ पर बताया कि जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन थी फैमिली कोर्ट की, उस सेक्शन 7 के ऊपर कंटेंट्स से बताए गए हैं और 8 के बताए हैं, और इस रिगार्ड पे अपीलेंट ने एजर्ट किया था कि मुंसिफ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी वो एंटरटेन कर सकते हैं ओरिजिनल सूट को, क्योंकि ये फाइल किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ पेटर्निटी को और मैंडेटरी इंजंक्शन को। तो एक जजमेंट पर रिलाई किया था रेणुबाला महाराणा वर्सेस मीना मोहंती की। तो रिस्पोंडेंट ने क्लेम ये किया था कि फैमिली कोर्ट अलोन जो है वो सिर्फ डिसाइड कर सकती है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को, मेंटेनेंस पिटीशन को, पेटर्निटी को, और ये फैमिली कोर्ट की जो पेटर्निटी है वो डिस्टिंक्ट होगी लेजिटिमेसी पे। और रिस्पोंडेंट ने कंटेंट किया था कि फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वो डिक्लेयर करे रिगार्डिंग ऑफ लेजिटिमेसी को। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वेल सेटल्ड लॉ है कि फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है ओवर सूट जो डिक्लेयर करती है लेजिटिमेसी ऑफ द पर्सन, लेकिन फैमिली कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता किसी प्रोसीडिंग्स को डिक्लेयरिंग ऑफ द लेजिटिमेसी विदाउट द क्लेम ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप। तो मींस मैरिटल रिलेशनशिप होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रिलेशनशिप था ही नहीं उस एपिलेट के साथ। और एक रेणुबाला महाराणा वर्सेस मीना मोहंती की जजमेंट थी, कोर्ट ने कन्फ्रंट किया था सिमिलर फैक्ट्स को इस प्रेजेंट डिस्प्यूट में जो आए थे। और यहाँ पर चाइल्ड में कंटेंटेड उसमें ये बताया था कि चाइल्ड ने ये कंटेंट किया था कि वो जो बाउंड हुए मदर ऑफस्प्रिंग से नहीं हुआ, और जबकि वो कंसीव्ड हुए थे जो मैरिज के सबसिस्टेंस पे ही। तो अपीलेंट ने वहां पर पिटीशन फाइल की थी फैमिली कोर्ट में, डिक्लेयर किया जाए कि जो सन जो है वो फादर है माइनर चाइल्ड के, नॉट द मदर हस्बैंड के। तो इस कोर्ट ने ये हेल्ड किया था फैमिली कोर्ट जो है इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स एंटरटेन नहीं कर सकती, डिक्लेरेशन की प्रोसीडिंग एंटरटेन नहीं कर सकती कि लेजिटिमेसी ऑफ पर्सन को डिक्लेयर किया जाए बिना क्लेम ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप। और फैमिली कोर्ट जो है वो पावर है कि वो सेटलमेंट इश्यूज जो है मैट्रिमोनियल कॉजेस के डिसाइड करेगी, और मैट्रिमोनियल कॉज जो है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होना जरूरी है। और ऐसे में कहा कि जो मैटर जो है वो एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता था, और इसलिए मुंसिफ कोर्ट्स ने डायरेक्टली एंटरटेन किया था और सब जज ने भी डायरेक्टली एंटरटेन किया था। तो यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया था कि जो भी फैमिली कोर्ट्स जो है वो हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी, और थर्ड पर्सन जो है वो कोई पार्टी नहीं है, मैरिटल रिलेशन में नहीं रह रहे। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल कोर्ट के पास ही पावर थी, उन्होंने राइटली डिसाइड किया था, जो बाद में जो अपील की थी सब जज ने उन्होंने भी राइटली डिसाइड किया था। अथॉरिटी थी फैमिली कोर्ट की रिवाइव करना मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को बाय इंपोजिंग अ सेल्फ कंडीशन। कोर्ट ने कहा 151 सीपीसी के तहत और सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, वो ऑर्डर्स दे सकती हैं जो एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए हो या फिर अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट के लिए। अपीलेंट ने क्लेम किया कि फैमिली कोर्ट के पास अथॉरिटी है कंडीशन को इम्पोज करने की, और रेस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया कि कंडीशन जो इम्पोज की थी वो बैड इन लॉ थी और मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स पिटीशन है वो रिवाइव की जा सकती है। हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था रिस्पोंडेंट का जो क्लेम और कहा था कि रिस्पोंडेंट जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स जब सिविल सूट जो है डिस्पोज हो जाए। तो अब यहाँ पर कहा कि ओवरलैपिंग नेचर थी पेटर्निटी और लेजिटिमेसी को, वो एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन कर दिया है पहले इशू को। अब यहाँ पर हम इस पर दोबारा नहीं जाएंगे। फैमिली कोर्ट ने अपनी 151 सीपीसी की पावर के तहत पूरा एक्ट किया था, सेल्फ इम्पोजिंग कंडीशन लगाई थी रिवाइवल करने के लिए एक मेंटेनेंस पिटीशन को। जो ऑर्डर आया था 5 फरवरी 2010 को, कोर्ट ने उस मेंटेनेंस पिटीशन को बेंच पे रख दिया था और
कहा था कि ओपन तभी किया जा सकता है जब आउटकम होंगे सिविल प्रोसीडिंग्स पे। अब यहाँ पर कंडीशन जो फेयरली अप्लाइड हुई थी, फैमिली कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था, जो कि इंसिडेंटली एडजुडिकेट किया जाएगा लेजिटिमेसी ऑफ द रिस्पोंडेंट जब डिटरमाइन करनी है मेंटेनेंस को। और फैमिली कोर्ट अगर प्रोसीड करती मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स तो ये एक पैरेलल प्रोसीडिंग्स हो जाती, जिसकी वजह से एक एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन होता है रिस्पोंडेंट लेजिटिमेसी का रिस्पोंडेंट का, जिसमें एग्जामिनेशन था लेजिटिमेसी ऑफ द रिस्पोंडेंट का, पैरेलल प्रोसीडिंग जो है यहाँ पर बताया कि वो सर्व नहीं कर सकती, वो सर्व नहीं कर सकती जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, बल्कि एक कॉम्प्लिकेट कर देती है मैटर को। और एक टेम्पररी पॉज जो देना मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को और ओरिजिनल सूट को अलाउ करना कि ताकि एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ जाए। और कहा कि जो फाइंडिंग जो थी वो रिस्पोंडेंट के फेवर में गई थी ओरिजिनल सूट पे, तो डिस्पोजल करना मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स का, तो अगर रिस्पोंडेंट के फेवर में जाता तो ऐसे में मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स डिस्पोज करना इजी हो जाता और रिस्पोंडेंट को एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता एक जो क्लेम था वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर एक कंसिडर ओपिनियन पे कोर्ट ने कहा कि एक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यह है कि मल्टीपल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जा सके और किसी प्रकार का प्रेजुडिस ना हो राइट ऑफ द पार्टीज पर। एज द रिजल्ट जो ऑर्डर आया था 5 फरवरी 2010 का वो परफेक्टली वैलिड था और कंडीशन जो इम्पोज की गई थी वो सेटिस्फाइड, इस फैक्ट को कंसिडर करते हुए जो कंडीशन इम्पोज की थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी और मेंटेनेंस जो पिटीशन है वो रिवाइव नहीं की जा सकती थी और ना रीओपन की जा सकती थी, क्योंकि पहले क्लैरिफाई करना जरूरी है कि मुंसिफ जो फैमिली कोर्ट ने वो एरर की थी, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स जो आई थी उसको रिवाइव किया था 9/11/2015 को। अब इशू था प्रिंसिपल ऑफ रेसिड जुडिकाटा, कहा कि किसी पार्टीज ने इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि रेसिड जुडिकाटा भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये एक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो प्रोसीडिंग्स को उसका रीओपन नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से एक मिस यूज होता है जुडिशियल टाइम का और रिसोर्सेज का और कोर्ट को वेल सेटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट देखनी चाहिए, मीन्स कंसिडर करना चाहिए, ताकि अनअर्थनिंग एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स जो आ रखे हैं उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब री एजिटेट करना जो मैटर ऑलरेडी फाइनलिटी पे आ चुका था, तो यहाँ पर कहा कि फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर एरर कर दी थी और इस जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को एक्स फेशिया जो है वो रेस जुडिकाटा के जो प्रिंसिपल के साथ बैरिड होता है। कंक्लूजन और डायरेक्शंस यहाँ पे ये आए और यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया। डायरेक्शन और कंक्लूजन पे हम चलते हैं। उसमें बताया कि जो लेजिटिमेसी है जो डिटरमाइन करती है पेटर्निटी को अंडर सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस के एक्ट के तहत, वही डिटरमाइन करती है जब तक प्रिजम्पशन जो है सक्सेसफुली रिवर्ट ना कर दी जाए बाय प्रूविंग नॉन असेस। तो मींस ये कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि लेजिटिमेसी जो है वो यही माना जाएगा 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जब तक प्रिजम्पशन को रिब्यूट नहीं किया जा सकता नॉन असेस द्वारा। म्युनिसिपल कोर्ट और जज सब जज की जुरिस्डिक्शन है इस प्रकार के ओरिजिनल सूट को एंटरटेन करना और जब भी क्वेश्चन आती है लेजिटिमेसी ऑफ रेस्पोंडेंट को डिटरमाइन करना हो। फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर एरर कर दी थी, रीओपन कर दिया मेंटेनेंस पिटीशन को और जब सेल्फ इम्पोज कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और जो प्रोसीडिंग्स थी जो इनिशिएट की थी रिस्पोंडेंट द्वारा वो बैरिड थी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के तहत और जो प्रोसीडिंग्स है फैमिली कोर्ट की उसको क्वैश कर दिया और क्लेम्स था कि जो रिलेशनशिप उसको नेगेटेट कर दिया और साथ में ये कह दी कि रिस्पोंडेंट ही प्रिज्यूम्ड है वो जो लेजिटिमेट सन ऑफ उनके जिनके साथ जो रिस्पोंडेंट ब्रदर का मैरिज हुआ था और ये जजमेंट आई थी 28 जनवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।